हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लेवल अप लर्नर्स में। आज हम शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की साइंस, जिसका चैप्टर नंबर हमने फर्स्ट पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो चैप्टर नहीं देखा है तो पहले नंबर आप वो चैप्टर देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद में जो सेकेंड लेसन जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ये आज हम स्टार्ट करेंगे। तो आज हम जानते हैं कि भोजन के घटक कौन कौन से होते हैं और हम उनका कैसे कैसे यूज़ करते हैं, उनको कैसे कैसे बनाते हैं। जैसे एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल, बैगन का भरता हो सकता है, यानी जो भी भोजन हम लेते हैं उसमें कुछ भी हो सकता है। जैसे चपाती मीन्स रोटी हो सकती है, दाल हो सकती है, बैगन का भरता भी हो सकता है। तो दूसरे में चावल, साबर तथा भिंडी भी हो सकती है, यानी कि जो भी हम खाने खाने के लिए जो भी भोजन बनाते हैं उसमें बहुत सारी सब्जियां हो गई, सलाद हो गई, रोटियां हो गई, उन सभी का हम यूज करते हैं। उसके अतिरिक्त कुछ अन्य भोजन है जैसे कि अप्पम हो गया, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं। उसके बाद में कुछ भोजन दिए गए हैं, और जो भोजन जैसे कुछ जगह जगह पर राज्य के हिसाब से वो ज़्यादा हैं कुछ भोजन। जैसे पंजाब स्टेट, पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो पंजाब में क्या होता है, अन्न के रूप में अगर मक्का की बात करते हैं तो मक्का और मक्का की रोटी का यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे अगर हम दाल, मांस, व्यंजन की बात करते हैं तो क्या होता है, यहाँ राजमा राजमा का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके बाद में सब्जियों में सरसों का साग यहाँ पे बहुत यूज करते हैं वेजिटेबल्स में। और क्या करते हैं, अदर्स जैसे कर्ड और घी। उसके बाद में आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में क्या, चावल बहुत खाया जाता है ना। अरहर की दाल तथा ये जो रश्म होता है, ये चारू जिसे बोलते हैं, वो ज़्यादा खाते हैं। उसके बाद में कुंदरू ज़्यादा खाते हैं। और मट्ठा, घी और अचार आंध्र प्रदेश में ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कलकत्ता की बात कर लें तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चावल ज़्यादा खाए जाते हैं। उसके बाद में मीठ में यहाँ पे मछली ज़्यादा खाई जाती है, और वेजिटेबल्स तो हर जगह यूज होते हैं। और अदर्स में जैसे घी वगैरह हो गया, बटर हो गया, और इसके बाद में अचार वगैरह हो गया, तो कॉमन से यूज करने के लिए होते हैं, हर जगह पे यूज किए जाते हैं। अच्छा, अब हम कुछ और भी चीज़ें जानते हैं कि जो हम भोजन लेते हैं, इनका मतलब जो भोजन लेते हैं उनको जैसे किस किस रूप में लेते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, विटामिन हो गया, है ना। इन सब चीज़ों के बीच में रूप में हम लेते हैं। और साथ साथ में जब हम लेते हैं तो इनको हम कैसे पहचानेंगे कि इस भोजन में कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितनी प्रोटीन्स है, यानी उसकी हम जो पहचान करेंगे, उसका हम टेस्ट करेंगे, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट की बात की गई कि कार्बोहाइड्रेट का जो हम टेस्ट करेंगे वो कैसे पहचानेंगे कि इसमें कितना कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट हो गया, मंड और शर्करा के रूप में होते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल यहाँ पे क्या किया, एक टेस्टिवली, और उसमें क्या किया, डाइल्यूट सोल्यूशन डाला किसका, आयोडीन का। और फिर क्या किया, एडिंग किए कुछ फ्यू ड्रॉप ऑफ टिंचर। मैंने क्या किया, सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब ली, और टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, डाइल्यूट सोल्यूशन डाला किसका, आयोडीन का। उसमें कुछ ड्रॉप ले लिए और जो टिंचर के यूज किए, और टिंचर आयोडीन को उसमें मिला दिया। तो क्या देखा कि जो टिंचर आयोडीन को मिलाने के बाद में जो हाफ फिल्ड विद वाटर, और उसके बाद में क्या किया, उसे आधा पानी के साथ में भर दिया टेस्ट ट्यूब को। तो क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 2 ग्राम। तो हमने जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो था प्रिपेयर किया था, उसमें क्या क्या और मिला देंगे, 2 ग्राम मिला देंगे, क्या, 2 ग्राम कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। उसके बाद में क्या किया नेक्स्ट, उसके बाद में 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डिजॉल्व किया 100 ml वाटर में, और मेक द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। तो उससे क्या बन जाएगा, कास्टिक सोडा हमें देगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे टेस्ट ऑफ स्टार्च का देखते हैं। स्टार्च का टेस्ट कैसे देखेंगे, हमने परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री को अल्प मात्रा में ले लिया। कोई भी कच्ची सामग्री है, जैसे कि मान लो हमने सब्जी वगैरह है या रोटी है, इनको हमने या हमने आटा वगैरह है, कुछ चीज़ों को हमने कच्चा ले लिया। उसमें कैसे हम पहचानेंगे, उसमें हमने क्या किया, जो डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन है उसको हमने उस पर 2-3 बूंदे
डाल दिए, 2-3 ड्रॉप डाल दिए, तो उसका कलर जो होगा वो कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो भी भोजन लेते हैं उसका कलर चेंज हो जाएगा, और वो कलर कैसा होगा, नीला या काला हो जाता है। तो जिससे हमें क्या क्या पता लग जाएगा, हमें पता लग जाएगा कि इस भोजन में स्टार्च है या नहीं है, या कितने % तक है। समझ में आया। जैसे हमने कोई परीक्षण करना है तो उसमें क्या किया, हमने कोई खाद्य पदार्थ ले लिया और उसमें हमने क्या किया, डाइल्यूट आयोडीन डाल दी, डाइल्यूट आयोडीन के 2-3 ड्रॉप डाल दिए। ऑब्जर्व करते हैं कि उसका कलर कैसा हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, और कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू या ब्लैक रूप में हो जाता है। तो जिससे हमें पता लग जाता है कि इसमें इसमें जो हमारा स्टार्च है वो प्रेजेंट है। उसके बाद में प्रोटीन टेस्ट की बात करते हैं। तो प्रोटीन टेस्ट में क्या होता है कि जो खाद्य पदार्थ है हमने उसको थोड़ी सी मात्रा में लेते हैं, ठीक है। टेस्टिंग करने के लिए हमने क्या किया, थोड़ी सी मात्रा में उसको ले लिया, और लेने के बाद में यदि वह सॉलिड है, जो खाद्य पदार्थ लिया यदि ये सॉलिड है, तो सबसे पहले उसका क्या करेंगे, हम पेस्ट बना लेंगे, और उसको क्या पेस्ट बनाएंगे या उसका पाउडर बना लेंगे। जो भी हमने खाद्य पदार्थ लिया अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो उसको क्या करेंगे, पहले नंबर हम पेस्ट बना लेंगे, उसके बाद उसका पाउडर बना लेंगे। तो पाउडर बनाने के बाद क्या करते हैं, फिर उस पर थोड़ी सी मात्रा पीस कर और मसल कर क्या करते हैं, उसको चूर्ण के रूप में एक परख नली या टेस्ट रूम में क्या कर देते हैं, उसको फिल कर देते हैं, और उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर उसमें क्या कर देंगे, वाटर के डाल देंगे, और उसको क्या करें, अच्छे से शेक करेंगे। किसको, टेस्ट ट्यूब को। शेक मीन्स होता है अच्छे से मिक्स करना उस टेस्ट ट्यूब में जो भी हमने भोजन लिया है, जो भी हमने खाद्य पदार्थ लिया है, और उसमें जो 10 ड्रॉप हमने वाटर के डाले हुए, तो उसको हमने खूब अच्छे से शेक किया। तो अब क्या हम देखेंगे कि जब उसमें फिर हमने क्या किया, ड्रॉपर से हमने 2 ड्रॉप सोल्यूशन किसके ले लिए, कॉपर सल्फेट के डाल दिए, एंड 10 ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा के डाले। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों का टेस्ट। हमने क्या किया, पहले एक सॉलिड फॉर्म में भोजन को लिया, या बोले सॉलिड भोजन है तो उसको हमने क्या किया, उसको चूर्ण बना लिया या पेस्ट बना लिया। उसको हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब जो होनी चाहिए वो क्लीन होनी चाहिए पूरी तरीके से, और उसमें 10 ड्रॉप हमने डाल दिए, किसके, वाटर के डाल दिए। फिर हमने उसमें क्या डाला, 2 ड्रॉप सॉल्यूशन डाला, किसका, कॉपर सल्फेट का, और उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन डाले, किसके, कास्टिक सोडा के। अब उसको क्या करेंगे, हम अच्छे से शेक करें। तो जब अच्छे से शेक करने पर क्या होता है, कुछ ही मिनट के लिए उसे रख देते हैं, और रखने के बाद में उसमें देखते हैं कि जो हमारा जो टेस्ट ट्यूब है उसका जो कलर है वो कैसा हो जाता है, वायलेट कलर का इंडिकेट करता है, यानी वायलेट कलर उसमें प्रेजेंट हो जाता है। तो हम समझ लेते हैं कि ये क्या है, ये प्रोटीन्स इसमें प्रेजेंट है। इस तरीके से हम प्रोटीन का परीक्षण या प्रोटीन का टेस्ट करते हैं। अब देखिए बात करते हैं किसकी, फैट की, यानी कि वसा की। जो फैट है उसका हम टेस्ट कैसे करते हैं, हमने कोई खाद्य पदार्थ है, इसकी स्मॉल क्वांटिटी हमने उसकी ले ली, और उसको क्या किया, एक टुकड़े में, एक कागज के टुकड़े में उसको हमने लपेट के रख दिया। यानी हमने पेपर में उसको जब लपेटेंगे तो इस तरीके से लपेटना है कि जो पेपर है वो हमारा कैसा होना चाहिए, फटना नहीं चाहिए, है ना। और उस कागज को हमने क्या किया, सीधा रखने के बाद में फिर उस पर क्या करते, देखा होगा कि जो तेल के धब्बे होते हैं, जो प्रकाश के सामने जैसे किसी सामने लाते हैं, जब उसको हम लाइट के सामने लाएंगे तो क्या हो, उसके धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश हमें दिखाई देता है। जैसे कभी कभी एग्जाम्पल देखा हुआ, जैसे हम कभी कभी खाना ले जाते हैं ऑफिस में, लंच में, सॉरी स्कूल वगैरह में, और ऑयली कोई चीज़ ले जाते हैं, तो जिस पेपर में लपेट के ले जाते हैं तो उसके हम देखते हैं उसमें ट्रांसपेरेंट टाइप का उस पेपर में हमें दिखाई पड़ने लगता है। तो कागज पर तेल का धब्बा जो होता है वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। उसमें ये पता लग जाता है कि जो कागज है उसमें फैट है या नहीं है। कभी कभी हम लोग घर में ये भोजन बनाते हैं तो उसमें देखा किसी चीज़ में जैसे ज़्यादा ऑयली हो जाती है तो उसको हम कागज में लपेट देते ताकि वो उसका जो फैट है वो थोड़ा सा कम हो जाए। इस तरीके से हम पहचान सकते हैं, कागज के द्वारा हम पहचान लेते हैं पेपर द्वारा इसमें फैट कितना है, अगर कम है या ज़्यादा है। उसके बाद में एक और उसके बाद ये जब टेस्ट सारे कंप्लीट हो जाते हैं तो हम देखते हैं तीनों तीनों जो टेस्ट हुए, जैसे कार्बोहाइड्रेट का हो गया, प्रोटीन्स का हो गया और फैट का हो गया। तो इसमें क्या होते हैं, इनमें सभी में क्या होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया। इस तरीके से इसमें कुछ ना कुछ विटामिन और जो विटामिन वगैरह पाई जाती है किसमें, जो भी हमने भोजन लिया उसके अंदर हम इस तरीके से
पहचान सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो किस किस तरीके से भोजन हम लेते हैं और कौन कौन से भोजन में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाया जाता है, किस में वसा ज़्यादा पाई जाती है, इसमें किसी में प्रोटीन ज़्यादा होते हैं, किसी में विटामिन ज़्यादा होती हैं, और कौन कौन से ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में हमें एनर्जी के रूप में प्रोवाइड कराते हैं, या जिसको एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं। जैसे देखिए, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का काम क्या होता है, ये ऊर्जा को प्रदान करते हैं, और वसा से भी ऊर्जा मिलती है, यानी जो फैट होता है उससे एनर्जी मिलती है, और कार्बोहाइड्रेट से भी हमें एनर्जी मिलती है। नहीं, वास्तविकता ये है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, वसा और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, भोजन को ऊर्जा देने वाले भोजन भी कहते हैं। किसको कहते हैं? वसा और कार्बोहाइड्रेट के भोजन को हम ऊर्जा देने वाले भोजन भी कहते हैं, यानी एनर्जी गिविंग फूड्स भी हम उनको कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखिए, शकरकंदी है ना, ये इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि देखा हुआ हल्का सा मीठेपन का स्वाद आता है। आलू में भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है, गन्ना में भी होता है। ये सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स इनमें मिलता है। पपीता हो गया, तरबूज हो गया, आम हो गया, मक्का हो गई, है ना, बाजरा हो गया, चावल हो गया और गेहूं हो गया। लेकिन साथ ही साथ में कुछ ऐसे जो हमारे पास जिसमें फैट अधिक मात्रा में पाया, जैसे कि जितने भी ऑयल्स होते हैं, घी होते हैं, है ना, बटर होते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें फैट्स बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। यानी फैट के क्या होते हैं, ये मेन सोर्स होते हैं। जैसे कि सोयाबीन तेल हो गया, नारियल का ऑयल हो गया, सूरजमुखी का ऑयल हो गया, सरसों का ऑयल हो गया। लेकिन जब हम कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे पादप स्रोत होते हैं, यानी जो हमारे प्लांट से मिलते हैं, कुछ हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे जंतुओं से भी मिलते हैं। तो ये सारे जो ऑयल हो गए वो कहाँ से मिलेंगे, ये हमारे प्लांट्स के द्वारा मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कौन से, जो एनिमल स्रोत हैं, जैसे कि अंडा हो गया, फिश हो गई, दूध हो गया, मक्खन हो गया, घी हो गया, मांस हो गया, ये सारे कैसे हैं, एनिमल स्रोत हैं। अब उसके बाद कुछ प्रोटीन्स की बात कर लेते हैं। प्रोटीन्स के कुछ स्रोत हैं, जैसे कि प्रोटीन्स के स्रोत जितनी भी दालें आती हैं वो सारी क्या होती है, प्रोटीन्स के रूप में पाई जाती है। जैसे राजमा हो गया, मूंग हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सारे क्या हैं, प्रोटीन के स्रोत हैं, लेकिन पादप के रूप में, यानी प्लांट के रूप ये पाए जाते हैं। लेकिन जो हमारे एनिमल स्रोत होते हैं, जैसे कि अंडा हो गया, पनीर हो गया, मछली हो गया, मांस हो गया, दूध हो गया, ये सारे कैसे होते हैं, ये एनिमल सोर्स होते हैं। कुछ विटामिन के सोर्स देख लेते हैं। विटामिन कुछ सोर्स दिए गए, जैसे कि हमारा मछली का तेल हो गया, है ना, विटामिन गाजर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और उसके बाद पपीते में ज़्यादा पाई जाती है, दूध में पाई जाती है। और विटामिन डी जो होती है मछली में, अंडे में, मक्खन में, दूध में। उसके बाद जो विटामिन बी होती है वो हमारी यकृत में पाई जाती है। और उसके बाद में जो सी, हमारे जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाई जाती है। लेकिन एक ऑप्शनल देखिए, यहाँ पे मिर्च भी दिया गया है, मिर्च कड़वी होती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, जैसे आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा कि विटामिन सी किस में पाई जाती है, तो ऑप्शन आपको सारे दे दिए और अलग अलग एग्जाम्पल देगा, और एक साथ में क्या दे देगा, मिर्च का दे देगा। तो आपको वहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि जो विटामिन सी होती है वो हमारी मिर्च में भी पाई जाती है। जैसे टमाटर, संतरा, अमरूद, है ना, और नींबू, आंवला, कुछ तो खट्टे होते हैं लेकिन मिर्च खट्टी नहीं होती, कड़वी होती है, फिर भी इसमें विटामिन सी पाई जाती है। विटामिन सी का मेन सोर्स है। उसके बाद में कुछ प्रोटीन्स होती हैं, उनकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, जैसे देखिए यहाँ पे जो प्रोटीन्स के क्या होता है, ये ग्रोथ और रिपेयर ऑफ आवर बॉडी के रूप में हमारे काम करते हैं। यानी कि जो हमारी वृद्धि होती है और स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद में इसको हम क्या कहते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। किसको, प्रोटीन्स को हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। और हमारे ये हमें किस तरीके से हमारे प्रोटेक्टिव होती हैं, यानी ये हमारी जितनी भी बीमारियां होती हैं उनसे हमें बचाती हैं विटामिन, है ना। और हमारे लिए हेल्प कहाँ कहाँ पे होती हैं, जैसे कि देखिए हमारी आइस हो गई, उनके लिए विटामिन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। बोन्स के लिए, बोन्स को मजबूत रखने के लिए, टीथ हो गया, गम्स हो गया, हेल्थी हो गया, यानी जो भी हमारी स्वस्थ वगैरह होती है स्वस्थ। और उसके बाद में जो भी इनको सबको क्या करते हैं, ये स्वस्थ रखते हैं।
कौन, विटामिन। अब कुछ विटामिन की बात करते हैं, जैसे विटामिन ए हो गई, सी हो गई, डी हो गई, ई हो गई, के हो गई। अब के का कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, रक्त का थक्का के लिए कौन सी विटामिन होती है, एक विटामिन के होती है। और जो क्या नाम, वाटर में ना घुलने वाली विटामिन यानी पानी में ना घुलने वाली विटामिन कौन कौन सी होती हैं, बी होती हैं। यानी कुछ विटामिन जो होती हैं, जैसे विटामिन ए होती है, वो हमारी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। जैसे हमारी त्वचा हो गई, आंखें हो गई, है ना, और बहुत सारे रोगों से लड़ने में हमारी क्या करती हैं, मदद करती हैं। और विटामिन डी जो है अस्थियों को यानी हमारी बोन्स को मजबूत करती हैं, हमारे दांतों को मजबूत करती हैं, जिससे क्या होता है, कैल्शियम का उपयोग करने से हमारे शरीर की सहायता प्रदान करती हैं। उसके बाद देखिए कुछ आयोडीन, जैसे सबसे ज़्यादा आयोडीन किस में पाया जाता है, जैसे अगर किसी को गोइटर रोग हो जाता है तो किसकी वजह से होता है, वो आयोडीन की कमी से होता है। जैसे कि इसमें देखिए मछली हो गई, अदरक हो गई, है ना, साल्ट हो गया। उसके बाद फास्फोरस हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरत होती है, दांतों के लिए, जैसे कि दूध हो गया, केला हो गया, मिर्च हो गया, ये हमारे उसके लिए हो गए हैं, किसके, फास्फोरस के सोर्स हो गए हैं। लौह सोर्स जैसे कि देखिए हमारे ब्लड के लिए कौन कौन सी, पालक बहुत ज़रूरी है, सेब खाना बहुत ज़रूरी होता है। कैल्शियम के मेन सोर्स कौन, दूध और अंडे, जो हमारी हड्डियों को मजबूत रखेंगे। उसके बाद में डाइटरी फाइबर्स आते हैं, कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है, जिसे हम डाइटरी फाइबर्स कहते हैं। यानी जो 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 भी भोजन रेशे के रूप में यूज करते हैं उनको हम आहारी रेशे वाला या डाइटरी फाइबर्स। जैसे देखिए इन्हीं आहारी भोजन को, रेशे वाले भोजन को क्या नाम दिया गया, रुक्षांश दिया गया है। इन्हें हम रुक्षांश कहते हैं, रुक्षांश नाम से भी जानते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है, यानी जो प्लांट पौधे होते हैं उनसे जरूरत पूरी होती है। जैसे इसके मेन सोर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे साबुत खाद्यान्न हो गया, दाल हो गए, आलू हो गए, ताजे फल हो गए, सब्जियां हो गई, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। उसके बाद में जैसे टमाटर, नींबू का रस, जैसे कोई फल ले लें, जैसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? देखा होगा कि जब हम टमाटर वगैरह काटते हैं, नींबू वगैरह काटते हैं, उनमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा रस होता है, जिससे क्या होते हैं, हमारे हाथ गीले हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, क्या हमारे हाथ गीले होते हैं? तो क्या है, जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा मसला जाता है, तब ध्यान पूर्वक उसका निरीक्षण करें। एंड जब भी हम खाना बनाते हैं उस टाइम पे हमें कुछ चीज़ें ध्यान देनी होती हैं। हमें कोई हमारी जब माँ या बहन खाना बनाते हैं तो उस चीज़ पे हमें ध्यान देना है कि वो खाना बनाते टाइम पे कौन कौन सा काम करते हैं। जैसे क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है कि जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती। जैसे कुछ ऐसे भी सब्जियां होती हैं या कुछ ऐसे फल होते हैं जिसमें क्या होता है, पानी की मात्रा बहुत कम होती है। हम देखते हैं कई खाद्य पदार्थों में जल होता है और कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। यानी जैसे जो टमाटर वगैरह होते हैं, नींबू वगैरह होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, जल होता है। ये हमारे लिए क्यों आवश्यक होते हैं, क्योंकि जो हमारी बॉडी में जल की कमी होती है उनको ये पूरा कर देते हैं। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं, लेकिन कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें जल कम होता है, तो उनमें क्या करते हैं, हम पानी ऐड कर देते हैं। अब बात आती है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि जिसमें सारी विटामिन्स भी आ जाती हो, जैसे विटामिन ए, और कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, प्रोटीन्स भी हो, फैट भी हो, है ना, और स्टार्च भी सही तरीके से होना चाहिए। ये सारा क्या होता है, बैलेंस डाइट जिसे कहते हैं। पूरे दिन में जो भी हम खाना खाते हैं और हमारे शरीर के लिए वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए ही हम आहार को लेते हैं। हम अच्छे, जैसे अगर हम कम खाना खाएंगे, अगर हेल्थी खाना नहीं खाएंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट बढ़ेगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा बैलेंस डाइट का यूज करना चाहिए। उसके बाद जो बैलेंस डाइट में कुछ जो बैलेंस डाइट के कुछ मेन एग्जाम्पल हैं उसमें हम देख लेते हैं। जैसे दालें हो गई, हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मूंगफली हो गई, सोयाबीन हो गए, अंकुरित बीज जैसे मूंग और चना, मैंने आपको पढ़ाया भी था मूंग और चना फर्स्ट लेसन में कि ये क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। और
किण्वित भोजन हो गया, जैसे दक्षिण भारतीय भोजन जैसे कि इडली हो गया, आटे का मिश्रण मिश्रण हो गया, मिस्सी रोटी हो गई, थेपला हो गया, अनाज हो गया, दालें हो गई, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां, ये सारे क्या हैं, ये हमारे बैलेंस डाइट के अंदर आते हैं और इसको हमें जरूर यूज करना चाहिए खाने के रूप में। उसके बाद में कुछ आते हैं कुछ आते हैं क्या, आभावजन्य रोग, यानी कैसे आभावजन्य रोग कौन कौन से होते हैं, कुछ डिसीज हमारे अंदर हो जाती हैं, वो कैसे होती हैं, जैसे कि अगर जो भोजन हम लेते हैं उनको सही तरीके से अगर हम नहीं ले पाते, अगर भोजन में कभी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट वगैरह की कमी रह जाती है, विटामिन की कमी रह जाती है, तो उससे हमारे क्या होता है, कुछ डिफिशियंसी डिसीज हो जाती हैं उनको, जैसे कि डिफिशियंसी डिसीज कौन कौन सी होती हैं और कारणों से हो जाती हैं। जैसे डिफिशियंसी डिसीज में आ जाता है लंबाई, कभी कभी हमारी क्या होती है, ग्रोथ कम हो जाती है ना, कुछ शरीर जो कुछ ग्रोथ कम हो जाएगी। उसके बाद में कुछ इस तरीके के रोग हो जाते हैं, जैसे कि चेहरे पर सूजन आ जाने लगती है, बालों के रंग जो होता है, बालों के रंग वाइट उड़ जाते हैं, और त्वचा संबंधित बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, पेचिश हो जाती है ना। ये सारी बीमारी किसकी वजह से होती है, डिफिशियंसी डिसीज की वजह से हो जाती है, यानी पर्याप्त मात्रा में अगर हम भोजन नहीं कर पाते हैं, उनकी वजह से कुछ रोग हमारे अंदर हो जाते हैं। अब देखिए कुछ और भी पॉइंट्स दिए गए, यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। अवरुद्ध मीन्स होता है रुक जाएगी। अगर कोई इंसान, कोई शख्स, कोई पर्सन अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को ज़्यादा दिन तक नहीं लेगा तो जो उसकी ग्रोथ होगी वो कैसी हो जाएगी, रुक जाएगी, और इससे क्या होगा, जो शख्स होगा, जो इंसान होगा, वो कैसा दुबला पतला हो जाएगा, और वो क्या होगा, वो चलने में भी असमर्थ हो जाएगा, वो सही तरीके से चल नहीं पाएगा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाएगी। और कुछ विटामिन और खनिज के मतलब अगर विटामिन और खनिज अगर नहीं लेते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, कुछ रोग, जो बीमारियां हैं वो हमारे शरीर में हो जाएंगे। इसीलिए हमें क्या करना है, जो डिफिशियंसी डिसीज है उसको रोकने के लिए हमें बैलेंस डाइट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसीलिए हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। उसके बाद में कुछ डिफिशियंसी डिसीज उनके बारे में पढ़ते हैं, उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं, है ना। जैसे देखा होगा विटामिन ए की वजह से क्या होता है, लॉस ऑफ विजन, यानी कि हमें जो है कम दिखाई पड़ने लगता है, जैसे हम दृष्टिहीनता रोग कहते हैं। पुअर विजन जैसे कि जिससे कमजोर हमारी जो आंखें होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं, हो जाता है, रात में हमें कम दिखाई पड़ता है और कभी कभी तो दिखाई देना ही बंद हो जाता है। उसके बाद विटामिन बी वन की वजह से कमी हो जाता है। एक रोग कौन सा जिसके हम बेरी बेरी रहते हैं, इसमें क्या बेरी बेरी बोलते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी मसल्स होती हैं वो कैसे हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। उसके बाद विटामिन सी की वजह से कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्विंग रोग हो जाता है, और स्कर्विंग की वजह से क्या होता है, जो हमारे दांत वगैरह होते हैं उनसे क्या आने लगता है, ब्लड आने लगता है। उसके बाद विटामिन डी की वजह से रिकेट्स रोग हो जाता है, जिससे क्या होती है, जो हमारी बोन्स होती हैं, हड्डियां हो जाती हैं, वो कैसे हो जाती हैं, बहुत ही मुलायम हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं आसानी से। उसके बाद में कैल्शियम की बात करते हैं। कैल्शियम की वजह से क्या होता है, जो हमारी हड्डियां हैं, बोन्स और दांत जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, मतलब क्षय हो जाते हैं, उनमें कुछ ना कुछ कमी आ जाती है, जिससे क्या होगा, जो हड्डियां वीक हो जाएंगी और जो हमारे दांत होंगे वो जल्दी गिरने लगेंगे। उसके बाद आयोडीन की कमी से गटर रोग हो जाता है, जैसे हम घेंगा रोग बोलते हैं। क्या होता है, जो हमारी नेक यानी जो गले में ग्लैंड्स होती है वो फूल जाती है। उसके बाद में जो हमारा आयरन होता है, आयरन की वजह से कौन सा रोग हो जाता है, हमें एनीमिया रोग हो जाता है, और एनीमिया रोग की वजह से क्या होता है, इंसान को बहुत ज़्यादा वीकनेस लगने लगती है। उसके बाद में देखिए कुछ हमारे स्टेटमेंट दिए गए जो हमें करेक्ट फिल करना है, और उसके बारे में देखिए, जैसे केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि सिर्फ चावल खाने से कुछ हो जाएगा, नहीं होगा ना, क्योंकि हमें कार्बोहाइड्रेट भी जरूर चाहिए, हमें हमें फैट भी चाहिए, हमको विटामिन भी चाहिए, है ना। ये इस तरीके से सारे क्या होगा, ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है, बिल्कुल सही है। यानी जो डिफिशियंसी डिसीज है उसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए।
बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि अगर हमारे बॉडी को अगर सही तरीके से बैलेंस रखना है तो उसके लिए हमें बैलेंस डाइट ही लेनी पड़ेगी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है? बिल्कुल नहीं। केवल मांस और केवल चावल तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते, तो दोनों ही ऑप्शन, केवल चावल वाला गलत हो जाएगा और लास्ट वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, कौन सी डिसीज की वजह से कौन सा रोग हो जाता है। विटामिन डी की अगर कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा? अभी हमने आप लोगों को पढ़ाया भी था कि विटामिन डी की वजह से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स रोग हो जाता है। उसके बाद में जो बेरी बेरी रोग होता है वो किसकी वजह से हो जाता है? विटामिन बी की कमी से हो जाता है। जो हमारा स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की वजह से हो जाता है। और हमारे भोजन के किसकी वजह से, जो हमारा रतौंधी रोग होता है यानी नाइट ब्लाइंडनेस रोग जो हो जाता है वो किसकी वजह से हो जाता है? वो हमारा विटामिन ए की वजह से जाती है, यानी इसमें क्या हो जाएगा? विटामिन ए हो जाएगा। और जो इसमें जो होगा विटामिन सी के अभाव से कौन सा रोग हो जाता है? इसमें स्कर्वी हो जाएगा, है ना। इसमें स्कर्वी रोग हो जाएगा। और डिफिशियंसी ऑफ द कार्ड डिसीज नॉन एज वेरी वेरी, यानी इसमें बी की वजह से हो जाएगा। इसमें क्या होगा? विटामिन डी की वजह से क्या हो जाएगा? रिकेट्स रोग हो जाएगा। आज हम क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों को क्लास मेरी कैसी लगी इस बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। उसके बाद में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।